हाँ, तो अबुल फजल को फंडामेंटलिस्ट और कट्टरवादी लोग ये बोलकर काफ़ी डिस्टर्ब करते थे कि वो हिंदुओं का चमचा है, हिंदू जैसा अग्नि का पूजक है, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन अबुल फजल एक सेक्युलर पॉलिटिकल थिंकर थे जिनको सभी रिलीजियन के लोगों के लिए जिनके दिल में इज्जत था। अब आइए जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब है इंसाफ। तो ज़ियाउद्दीन बरानी के लिए जस्टिस क्या था और अबुल फजल के लिए जस्टिस क्या था? तो जस्टिस वॉज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर बोथ बरानी एंड अबुल फजल। अबुल फजल और ज़ियाउद्दीन बरानी दोनों को लगता था कि इंसाफ यानी जस्टिस राजा के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय है। फॉर अबुल फजल द फोरमोस्ट ड्यूटी, फोरमोस्ट मतलब एक लौता ड्यूटी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम ड्यूटी राजा के लिए क्या है? टू एस्टैब्लिश जस्टिस, इंसाफ को स्थापना करना। लेकिन बरानी ने क्या कहा? बरानी आर्ग्यूड दैट जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन कुरानिक लॉज। तो ज़ियाउद्दीन बरानी हमेशा कुरान और शरीयत पर कुछ ज़्यादा जोर डालते थे और सभी शासन व्यवस्था को कुरान और शरीयत द्वारा ही परिचालन करने की कोशिश में लगे थे। इसलिए अबुल फजल के लिए जस्टिस है वही जिसको कुरान ने जस्टिस माना है। ही बिलीव्ड, ही मतलब ज़ियाउद्दीन बरानी, वो क्या यकीन करते थे? ही बिलीव्ड दैट विदाउट जस्टिस द कुरानिक लॉज आर आर्बिट्ररी डिक्रीज। तो ज़ियाउद्दीन बरानी को लग रहा था कि अगर जस्टिस या इंसाफ का कोई सेंस नहीं है तो कुरान में जो भी लॉज बताए गए हैं वो सिर्फ आर्बिट्ररी डिक्रीज है। तो आर्बिट्ररी मतलब एक इंसान की मर्ज़ी, उनके ख्याल, उनके खुशी के अनुसार जो लॉ बनता है, मतलब जिस लॉ का कोई बुनियाद या कोई ठोस बेसिस नहीं है, जो सिर्फ एक इंसान की ख्यालात और खुशियों के आधार पर बन जाते हैं, जिसका कोई बेसिस नहीं है, बुनियाद नहीं है, ऐसे लॉज को कहा जाता है आर्बिट्ररी। और डिक्री मतलब लॉ। तो ज़ियाउद्दीन बरानी की सोच था कि अगर कोई लॉज कुरान में, अगर कोई लॉज इंसाफ यानी जस्टिस के प्रिंसिपल पर आधारित नहीं है तो उसे सिर्फ आर्बिट्ररी यानी कि एक व्यक्ति की ख्याल और खुशी के अनुसार बनाए हुए कुछ विधान या नियम बोलना चाहिए, जिसका स्टेट के लिए कोई बेसिस ही नहीं है, कोई मान्यता है ही नहीं। तो बरानी की सोच कुछ ऐसा था, वो ऐसा मानते थे एवरीथिंग अगेंस्ट कुरान इज़ टायरानी। तो कुरान के खिलाफ जो भी जाता है वो असल में टायरानी प्रैक्टिस करता है। तो टायरानी का मतलब क्या है? स्वेच्छाचार, यानी अपनी जो मर्ज़ी वो करेगा, इस्लाम को, कुरान को नहीं मानेगा। तो ऐसा सोच था बरानी की। उनका मानना था कि कुरान को अगर आप नहीं मानेंगे तो आप इंसाफ को इनकार कर रहे हैं। फिर आइए अगला पॉइंट जिसको कहा जाता है रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी का मतलब क्या है? रीज़न, इस शब्द से आया है रैशनैलिटी। तो रीज़न मतलब जब आप अपनी बुद्धि से, आपकी कॉन्शसनेस, आपकी कॉन्साइंस, आपके अंदर जो ज़मीर है, वो ज़मीर आपको जो बता रहा है उसके अनुसार कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर रैशनैलिटी है। जब आप अपने विचार, आपकी बुद्धि और आपकी सोच के अनुसार कोई फैसला ले रहे हैं तो इसका मतलब आप रैशनल है। लेकिन अगर आप आपकी ज़मीर की नहीं सुन रहे हैं, आपकी सोच, विचार और बुद्धि का प्रयोग करके कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, तो आप रैशनल नहीं है, आप है इरैशनल। तो बरानी वॉज अगेंस्ट रैशनैलिटी दैट गोज़ अगेंस्ट कुरान। तो बरानी कहते थे कि वो रैशनैलिटी, वो रीज़न जो कुरान के खिलाफ जाता है वो कोई रैशनैलिटी है ही नहीं। फॉर हिम फिलोसोफर एंड रैशनल्स आर इंटरनल एनिमीज।
तो जो लोग साइंस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, हर चीज़ रीज़न से विचार करते हैं, लॉजिक देकर एक्सप्लेन करते हैं, बरानी की नज़र में वो सब अन इस्लामिक है। तो बरानी के नज़र में वही रैशनल है जो कुरानिक है, जो शरीयत अनुसार होता है, और शरीयत और कुरान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो इरैशनल है। Barani argued that justice should be based on Quranic law. हम लोग रैशनैलिटी पढ़ रहे हैं ना। तो बरानी के अनुसार साइंस शुड नॉट बी एज अ सब्जेक्ट मेथड ऑफ द एजुकेशन एट ऑल। तो बरानी को शुरू से ही साइंस के खिलाफ उनके दिल में नफ़रत था। वो साइंस और मॉडर्न कोई भी एजुकेशन को, डिसिप्लिन को अपनाना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि साइंस जो है वो एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ कुरान, यानी कुरान ही सबसे बेहतरीन है। प्रॉफिट यानी पैगंबर लोगों ने जो भी टीचिंग्स, जो भी शिक्षा और ज्ञान सबको दिया है, सिर्फ वही जायज़ है। और रिलीजियस लॉज यानी कुरान और शरिया में जो रिलीजियन बेस्ड लॉज है, सिर्फ वही रैशनल है, बाकी सब इरैशनल है। लेकिन दूसरी तरफ अबुल फजल ने रैशनैलिटी को एक्सेप्ट किया इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी अबुल फजल को लग रहा था कि हमारा साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी जो कुछ भी बोल रहा है वो काफ़ी रैशनल है। और जब एक राजा अपने राज्य को, अपने गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा, तब साइंस की भी एक इम्पॉर्टेंट जगह उनके दिल में होना चाहिए। उनका साइंस में भी उनका राजा का इंटरेस्ट होना चाहिए, यह अबुल फजल का मानना था। फॉर हिम मतलब फॉर अबुल फजल ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वल इन क्लेम फॉर बेनिवोलेंस एंड रैशनैलिटी। तो अबुल फजल के लिए सभी सब्जेक्ट्स है इक्वल जब बात आती है बेनिवोलेंस यानी लोगों की भलाई करने में, और रैशनैलिटी यानी सोच और विचार से फैसला लेने में। ओके, तो सभी विषय जो रैशनैलिटी में यकीन करता है यानी रीज़न पर यकीन करता है, और लोग यानी प्रजा की, आम इंसान की भलाई करना चाहती है, उन सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए और राजा को उन सब पर गौर करना चाहिए राज्य परिचालन करने के लिए। अब आइए गवर्नेंस एंड सॉवरेनिटी। ओके, गवर्नेंस मतलब एक राज्य को कैसे गवर्न करना है, परिचालन करना है, और सॉवरेनिटी का मतलब आप जानते हैं संप्रभुता। इन द पॉलिटिकल फील्ड देयर व्यूज आर द सेम। तो जब बात आती है राजनीतिक क्षेत्र में, तो अबुल फजल और ज़ियाउद्दीन बरानी की सोच लगभग एक ही है। बोथ वर कॉन्सर्न्ड विद सोशल स्टेबिलिटी। तो दोनों ही चाहते थे कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बरकरार रहे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर रहे, डिसिप्लिन रहे, एट्सेट्रा। According to Barani, anyone who is capable to have more influence than the king loses sovereignty. तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने हमेशा चाहा था कि राजा ही संप्रभुता का मालिक बने, और राजा की जगह, राजा के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी काफ़ी प्रभाव विस्तार करने पर कामयाब बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाता है, तब राजा अपना संप्रभुता, अपना पावर खो देता है। नेसेसरी एलिमेंट फॉर सॉवरेनिटी क्या है? तो ज़ियाउद्दीन बरानी के लिए व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर सॉवरेनिटी? अगर राजा को अपने संप्रभुता बनाए रखना है तो क्या क्या चीज़ों पर उन्हें गौर करना है, अमल करना है। देखिए, नंबर 1, इन्फोर्समेंट ऑफ शरीयत, यानी शरीयती कानून को इन्फोर्स करना है, ज़बरदस्ती सभी राज्य में, प्रशासन में उसको लागू करना है। चेक ऑन इमोरल एंड सिनफुल एक्ट्स। इमोरल मतलब जो काम नैतिकता का मान्यता नहीं है, ऐसा काम को
कंट्रोल करना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। एंड सीनफुल एक्ट्स यानी जो पाप है, जो गुनाह है, ऐसे काम को भी कभी इनकरेज नहीं करना चाहिए। डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस, हमेशा इंसाफ करते रहना चाहिए, वो इंसाफ जो कुरान और शरिया पर आधारित है। और दूसरी तरफ अबुल फजल के लिए गवर्नेंस और सॉवरेनिटी कैसा होना चाहिए? According to Abul Fazl, the king should establish sovereignty by considering himself as an agent of God. तो राजा को याद रखना है कि वो ही गॉड का प्रतिनिधि स्वरूप अपने प्रजाओं को शासन करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो राजा को हमेशा ईश्वर की एजेंट बनकर अपने प्रजाओं को सुरक्षित रखना है, अच्छी तरह से उनकी हिफाजत करना है। द किंग कैन लूज हिज सॉवरेनिटी बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड क्लास। तो अगर राजा अपने प्रजाओं के बीच भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना, किसके बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी जात पात के आधार पर, रिलीजियन यानी मज़हब के आधार पर, क्लास यानी रईस, अमीर और गरीब, ऐसे विषय पर अगर राजा अपने प्रजाओं में भेदभाव करते रहेंगे तो उनका सॉवरेनिटी, संप्रभुता चला जाएगा। अब आते हैं आर्मी यानी कि फौज, जिसका काम है देश की और नागरिकों की हिफाजत करना। तो अबुल फजल और ज़ियाउद्दीन बरानी दोनों को यकीन था एक स्ट्रॉन्ग आर्मी में, एक ऐसा मजबूत आर्मी जो देश को हिफाजत से रख सके, दूसरे राष्ट्रों की आक्रमण के हाथों से रक्षा कर सके। फॉर बरानी द सल्तनत अल्टीमेटली रेस्ट ऑन द पावर ऑफ द आर्मी। तो सल्तनत राज हमेशा फौज की ताकत पर ही आधारित है, ऐसा बरानी का सोच था। द मेन फंक्शंस ऑफ द आर्मी आर सिक्योरिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट। तो आर्मी की मेजर फंक्शंस क्या है बरानी के अनुसार? सिक्योरिटी यानी लोगों को हिफाजत से रखना, और राष्ट्र का एक्सपेंशन करना यानी साम्राज्य का विस्तार करना, बढ़ाना। तो कैसे किया जाएगा? दूसरे प्रतिवेशी राष्ट्र को आक्रमण करके उनको भी अपने कब्जे में लेकर एक राजा अपने राष्ट्र को बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है कि बरानी को इस्लाम ही सबसे बेहतरीन रिलीजियन नज़र आता था, और इसलिए उन्होंने मुसलमान शासक को सलाह दिया था कि वो हिंदू जितने राजा हैं उन सब की किंगडम्स पर आक्रमण करे और उन सब में अपना मुसलमान राज कायम कर दे। इस तरह एक मुसलमान राजा अपने साम्राज्य को विस्तार कर सकता है। The king should have great care in its efficiency, checking corruption and conspiracies. तो राजा बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, राजा को एफिशिएंट यानी कामयाब रहना चाहिए। कौन कौन से विषय में? इन चेकिंग करप्शन, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में राजा को काफ़ी कामयाब रहना पड़ेगा। और कॉन्स्पिरेसीज यानी कि षड्यंत्र, साजिश, अगर राज्य के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ या राजा के खिलाफ कोई भी साजिश रच रहा है तो उस साजिश को नाकामयाब करना ही राजा का एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। कल्ब एंड आर्मी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द किंग। तो कल्ब, QALB, कल्ब मतलब एक स्पेशल आर्मी जो ज़ियाउद्दीन बरानी के वक्त में सुल्तान लोग अपने हिफाजत के लिए रखता था। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द किंग, राजा अपने हिफाजत के लिए एक स्पेशल आर्मी मेंटेन करता था जिसका नाम था कल्ब। अब देखते हैं अबुल फजल के आर्मी के बारे में राय क्या था। द किंग शुड हैव स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो बरानी जैसे अबुल फजल को भी लगता था कि राजा के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी होना ज़रूरी है। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की अच्छे काम के लिए, अच्छे से काम करने के लिए आर्मी को हमेशा अपना दायित्व सही तरह से निभाना है। कैवलरी
इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैमल एंड एलिफेंट्स। मतलब आर्मी के कुछ हथियार जिसके मदद से आर्मी एक राज्य को हिफाजत से बनाए रखेगा, वो है कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैमल और एलिफेंट्स। अब कंक्लूशन में हम क्या बोलेंगे? बोथ अबुल फजल एंड बरानी हैव टिपिकल एलिमेंट्स इन देयर थॉट्स। तो अबुल फजल और ज़ियाउद्दीन बरानी दोनों की सोच में ही काफ़ी अनोखा चीज़ें मौजूद है। बरानी हैड टू एंग्जाइटीज़ का मतलब है टेंशन। तो बरानी के दिल में दो किस्म के टेंशन काम कर रहा था, जो उनके पॉलिटिकल थॉट में भी हमें नज़र आता है। वो क्या है? टू मेंटेन द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब दिल्ली में जिस दिन से सल्तनत राज शुरू हुआ, गजनी की महमूद के आने से जो सल्तनत और मुसलमान राज शुरू हुआ, कैसे उसको बनाए रखना है। तो स्टेटस को का मतलब जो स्टेटस बना है उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। ओके। दूसरा, यूज़ ऑफ टेरर शुड बी कॉन्स्ट्रेंट इन रिलेशन टू स्टेटस ग्रुप्स। तो अगर एक स्टेटस ग्रुप मतलब क्या? मान लीजिए एक मुसलमान परिवार जिसके हाथ में पावर है, जो अभी हिंदुस्तान पर शासन कर रहा है, तो ऐसा स्टेटस ग्रुप अगर दूसरे ग्रुप्स के लोगों के ऊपर टेरर यानी संत्रास का प्रयोग करके अपना राज कायम करना चाह रहे हैं, तो ऐसा टेरर को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन अबुल फजल जब अपना पॉलिटिकल थॉट लिख रहे थे, तो ये सब एंग्जाइटीज़ या टेंशन उनके लिए थॉट में मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं, अबुल फजल के वक्त में इस्लाम को मान्यता मिल चुका था। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू लोगों ने, सिख, हिंदू और जितने भी दूसरे रिलीजियंस के लोग मौजूद थे, उन्होंने मुसलमान राजाओं का शासन को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया था। और अकबर के ज़माने में हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी के लोग काफ़ी मिलजुल कर एक कॉम्पोजिट कल्चर बनाकर पीसफुली भाई और बंधु की तरह मिलजुल कर रहते थे। तो इसलिए जो टेंशन, जो एंग्जाइटी ज़ियाउद्दीन बरानी को होता था, वो अबुल फजल को नहीं होता था। इट्स क्वाइट नेचुरल। तो अबुल फजल वॉज कंसर्न्ड विथ टू थिंग्स। अबुल फजल के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट था, बेनिवोलेंस एंड रैशनैलिटी। बेनिवोलेंस मतलब अपने प्रजाओं के हित करना, कल्याण करना, प्रजाओं की भलाई हो, हमेशा ऐसा काम राजा को करना पड़ेगा। और रैशनैलिटी का मतलब है अपने रीज़न, अपने सोच विचार से हमेशा राजा को फैसला लेना है। कुरान में लिखा है तो हमको यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो ज़माना चाहती है, जो सोसाइटी की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ज़ियाउद्दीन बरानी के वक्त में सोसाइटी कुछ और था और अबुल फजल के ज़माने में सोसाइटी में काफ़ी परिवर्तन आया। और अबुल फजल का सोच यही था कि सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होता है, राजा का फ़र्ज़, राजा का अपने प्रजा के प्रति जो कर्तव्य, उसका भी चेंज होना चाहिए। तो यही है रैशनैलिटी कि कुरान में लिखा है इसलिए मुझे ज़बरदस्ती यही कायम करना है, ऐसी नहीं। प्रजाओं के मांग को देखते हुए, सोसाइटी की बदलती ज़रूरतों को देखते हुए राजा अपने सोच, अपने बुद्धि और विचार से फैसला लेगा क्या करना सही है, क्या गलत है। और अबुल फजल के लिए यही रैशनैलिटी है। बरानी के लिए रैशनैलिटी क्या था? कुरान और शरीयत में जो लिखा है हूबहू उसी को लागू करना। लेकिन अबुल फजल के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब की महत्व भी काफ़ी ज़्यादा थी और राजा को सब कुछ सोच समझकर विचार करना चाहिए। बरानी स्टेट वॉज लोकेटेड एट फोर्स वाइल अबुल फजल स्टेट, यहाँ पर एक एपोस्ट्रॉफी लगेगा, बरानी के बाद एपोस्ट्रॉफी एस,
फजल के बाद एपोस्ट्रॉफी एस। तो बरानीज स्टेट, बरानी के लिए स्टेट हमेशा फोर्स यानी ताकत के बलबूते पर राज करेगा, लेकिन अबुल फजल के लिए द स्टेट वॉज नॉट लोकेटेड एट फोर्स। स्टेट अपने पावर के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने नागरिकों के लिए हित करने के ज़रिए, भलाई करने के ज़रिए ही अपनी लेजिटिमेसी, अपनी मान्यता कायम रखेगी। बरानी स्टेट वॉज बेस्ड ऑन थियोलॉजी। तो थियोलॉजी है इस्लामिक या फिर रिलीजियस स्टडी। तो बरानी, ज़ियाउद्दीन बरानी की सोच सब कुरान और शरीयत पर आधारित था, इसलिए उनका जो आइडियल स्टेट, आइडियल राजा, ये सब थियोलॉजी बेस्ड था। लेकिन अबुल फजल के लिए स्टेट थियोलॉजी पर आधारित नहीं था। बरानीज इंसिस्टेंस ऑन फोर्स इज मच प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। तो जिस वक्त बैठकर बरानी फोर्स यानी पावर की बात कर रहे थे, वो उस वक्त के लिए प्रैक्टिकल था और काफ़ी हकीकतमंद था। लेकिन फजल के लिए सिचुएशन बदल गया था, इसलिए उनका स्टेट काफ़ी आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी बन चुका था। ओके, तो ये नोट जहाँ से मैंने आप लोगों को अबुल फजल और ज़ियाउद्दीन बरानी के सोच को कंपेयर किया, वो नोट मैं आप सबको मेल करके भेज रही हूँ। उस पर गौर कीजिए, अमल कीजिए और नोट को सामने रख कर मेरा लेक्चर सुनिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। हमारे अगला लेक्चर होगा हमारा जो नेक्स्ट पेपर है कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वहाँ से एक चैप्टर मैं शुरू करूँगी। तब तक आप लोग ज़ियाउद्दीन बरानी और अबुल फजल पढ़ते रहिए। Thank you and good night everybody.